सोचिए, एक ऐसा पल जब पुलिस की आंखों से इंसानियत ही झलकती या कहीं गुम हो जाती है। क्या होगा जब एक एसपी मैडम सादे कपड़ों में सिर्फ पानी पूरी खाने बाजार जाती हैं और वहां महिला दरोगा उन्हें एक आम महिला समझकर पहचान ही नहीं पाती। लेकिन जो हुआ उसने सबका होश उड़ा दिया। एक ऐसा झटका जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, बल्कि समाज में पद और पहचान की असली हकीकत को उजागर करता है। क्या यह घटना दरोगा की गलती थी या सिस्टम की खामियों का आईना? वीडियो के अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे पूरी कहानी, कैमरे में कैद सच्चाई और उस थप्पड़ के पीछे का रहस्य जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा चुका है। जिला बरेली की हवा इन दिनों कुछ अलग तरह की बेचैनी लिए हुए थी। यह बेचैनी किसी बड़े अपराध की वजह से नहीं थी, बल्कि जिले में नई एसपी की नियुक्ति ने माहौल बदल दिया था। नाम था प्रिया राठौर। फाइलों में दर्ज उनका रिकॉर्ड खुद बयान कर रहा था कि वह कितनी कड़ी और ईमानदार अफसर हैं। प्रिया राठौर का तरीका काम करने का बिल्कुल अलग था। उनकी कड़ाई और ईमानदारी की खबर सबसे ज्यादा पुलिस महकमे में हलचल पैदा कर रही थी। पुराने जमे हुए अफसर और सिपाही जानते थे कि जब कोई नया अफसर आता है तो कम से कम शुरुआती दिनों में सब कुछ बदल जाता है, और चाहे दिखावे के लिए ही सही, ईमानदारी का ढोंग करना पड़ता है। प्रिया राठौर बरेली एसपी का चार्ज संभाले हुए सिर्फ 3 दिन पूरे कर चुकी थीं। इन 3 दिनों में उनका सारा ध्यान फाइलों पर रहा। पुराने केसों का अध्ययन, मातहत अफसरों के साथ लंबी मीटिंग्स और हर अफसर से जानकारी लेना। हर कोई उनके सामने मैम कहता जा रहा था और यह भरोसा दिला रहा था कि बरेली में सब कुछ सही है, अपराध नियंत्रण में है, जनता खुश है और पुलिस दिन रात अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। प्रिया बड़ी कुर्सी पर बैठी थीं। सामने फाइलों का एक ऊंचा ढेर रखा था। मीटिंग में कहे गए हर शब्द को वह ध्यान से याद कर रही थीं। डीएसपी साहब ने बड़ी सफाई से कहा था, मैम, हमारे यहाँ तो पुलिस और जनता का रिश्ता एकदम दोस्ताना है। एक इंस्पेक्टर ने सीना ठोंक कर दावा किया था, मैम, यहाँ मजाल है कि कोई आम आदमी परेशान हो। हालांकि प्रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी चमक उनकी आंखों तक नहीं पहुंची थी। वह जानती थीं कि बंद कमरों में सुनाई जाने वाली कहानियां असल जिंदगी में दम तोड़ देती हैं। ये सच्चाई उन्होंने अपने पिता से सीखी थी, जो खुद मामूली हवलदार के पद से रिटायर हुए थे। पिता अक्सर कहते थे, बेटा, वर्दी की असली इज्जत कुर्सी पर नहीं होती। अगर सच जानना है तो कभी अपनी कुर्सी और वर्दी छोड़कर लोगों के बीच जाकर बैठो। आज वही बातें प्रिया के दिमाग में घूम रही थीं। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब फाइलों से नहीं, अपनी आंखों से सच्चाई देखने का समय आ गया है। शाम के लगभग 5 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और दिन का रंग धीरे धीरे शाम में बदल रहा था। प्रिया ने अपनी वर्दी उतारकर साधारण सा सलवार कुर्ता पहन लिया। पीला कुर्ता, काली सलवार और काले रंग का दुपट्टा। बालों को सादगी से बांध लिया। महंगी घड़ी उतारकर एक पुरानी घड़ी पहन ली। पर्स में सिर्फ जरूरी चीजें रखी, कुछ रुपए, मोबाइल और आईडी कार्ड, जिसे उन्होंने गुप्त जेब में रखा। जब प्रिया अपने बंगले से बाहर निकली तो गेट पर खड़ा सिपाही उन्हें देखकर थोड़ा अचंभित हुआ। उसने हाथ उठाकर सैल्यूट किया, लेकिन प्रिया को साधारण कपड़ों में देखकर थोड़ी हिचकिचाहट हुई। बोला, अरे मैम, आप? प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस थोड़ी टहलने जा रही हूँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं और ना ही कोई गाड़ी चाहिए। सिपाही हैरान जरूर था, लेकिन अफसर का हुक्म था। प्रिया बंगले के गेट से बाहर निकली और सड़क पर पहुंच गईं। उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोका और नरम आवाज में पूछा, भैया, किला बाजार चलोगे? उसकी आवाज में कहीं भी किसी अफसर का अहंकार नहीं था, बस एक आम लड़की जैसी सरलता थी। ऑटो वाला मुस्कुराया और बोला, जी, बैठ जाइए। ऑटो धीरे धीरे चल पड़ा। प्रिया बाहर के दृश्य में खोई हुई थी। सरकारी गाड़ियों के काले शीशों के पीछे से शहर का यह रूप कभी नहीं दिखाई देता था। ऑटो के हिलने डुलने, ट्रैफिक के शोर और लोगों की हलचल के बीच उसे बरेली की असली रफ्तार महसूस हो रही थी। उस पल प्रिया को अजीब तरह का सुकून मिल रहा था। वह सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि बरेली की आम नागरिक बन गई थी। किला बाजार बरेली का सबसे व्यस्त इलाका माना जाता है। शाम के समय यहाँ जगह ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। छोटी बड़ी दुकानें, ठेलों की कतारें और खरीदारों की हलचल हर तरफ फैली हुई थी। दिन में हुई हल्की बारिश ने हवा में मिट्टी की ताजी खुशबू भर दी थी। ऑटो रुकते ही प्रिया ने मुस्कान के साथ पैसे दिए और भीड़ में घुल गईं। वह बाजार में इधर उधर घूमती रहीं, लोगों को ध्यान से देखती रहीं और उनकी बातचीत सुनती रहीं। उसे यह सब बेहद रोचक लग रहा था। तभी प्रिया की नजर एक कोने में लगे पानी पूरी के ठेले पर पड़ी। ठेले वाला मध्यम उम्र का आदमी था।
उसके चेहरे पर मेहनत और चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसका नाम था ध्रुव लहरिया। वह बड़े ध्यान और सफाई के साथ लोगों को पानी पूरी परोस रहा था। उसके आसपास 2-3 महिलाएं और कुछ बच्चे खड़े थे। प्रिया को बचपन की यादें ताजा हो गईं। पानी पूरी का स्वाद उसे हमेशा पसंद रहा था। वह ठेले के पास खड़ी हुई और मुस्कुराकर बोली, एक प्लेट देना भैया। ध्रुव लहरिया ने ऊपर उठाकर देखा। सामने एक भोली भाली सी लड़की खड़ी थी। वह मुस्कुराकर बोला, जी बिटिया, अभी दे देता हूँ। उसने पत्तों के बने धोने तैयार किए, कुरकुरे गोलगप्पे निकाले, उनमें आलू चने का मसाला भरा और चटपटे पानी में डुबाकर प्रिया की तरफ बढ़ा दिया। प्रिया ने पहला गोलगप्पा खाया और मन ही मन सोचा, वाह क्या स्वाद है। वह दूसरा खाने ही वाली थी कि अचानक बाजार में तेज ब्रेक लगने की आवाज गूंजी। सभी लोग एक ही साथ मुड़े। ये पुलिस की जीप थी। जैसे ही जीप रुकी, बाजार में सन्नाटा छा गया, मानो किसी शिकारी के कदमों की आहट जंगल में गूंज रही हो और सारे जानवर छिप जाएं। शाम का समय बढ़ रहा था और हल्का अंधेरा होने लगा था। दुकानदार अपने ठेले और दुकानें व्यवस्थित करने लगे। जीप से 4 पुलिस अधिकारी उतरे, 3 पुरुष और एक महिला। वह महिला थी आध्या चौहान। आध्या चौहान अपने इलाके में तेज और दबंग छवि के लिए जानी जाती थीं। लंबा कद, आंखों पर काले चश्मे, सख्त वर्दी और हाथ में मजबूत डंडा, जिसे वह अक्सर हवा में घुमाती रहती थीं। उसके कदमों में एक अजीब सी अकड़ थी, जैसे पूरा इलाका उसके अधीन हो। आध्या चौहान की नजर सीधे ध्रुव लहरिया के ठेले पर पड़ी। वह अपने सिपाहियों के साथ बिल्कुल फिल्मी विलेन की तरह ठेले की ओर बढ़ी। जो लोग वहां पानी पूरी खा रहे थे वे डर से किनारे हट गए। आध्या चौहान ने डंडे से ठेले को ठकठकाया और तेज आवाज में बोली, ओ ध्रुव लहरिया, आज का हफ्ता निकालो, जल्दी करो। ध्रुव लहरिया का हंसता चेहरा अचानक फिका पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। डरते डरते उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम जी, आज कमाई नहीं हुई। सुबह से बारिश रही, दुकान भी देर से लगाई, बोनी भी ठीक नहीं हुई। आध्या चौहान ने उसकी बात सुनी और जोर से हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में दया नहीं थी, बल्कि अपमान और ताकत का एहसास छिपा था। कमाई नहीं हुई तो क्या मुझे मान लेना चाहिए? ये जो लोग अभी तेरे ठेले पर खड़े थे, क्या ये सब फ्री में खा रहे थे? नाटक बंद कर, जल्दी से पैसे निकाल। ध्रुव लहरिया अब लगभग टूट चुका था। कांपती आवाज में उसने कहा, मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, घर में बच्ची की तबीयत खराब है, उसकी दवा ले जानी है, कल पक्का चुका दूंगा, भगवान कसम। ये सुनकर आध्या चौहान का गुस्सा और भी भड़क गया। उसका चेहरा लाल हो उठा। दांत भींचते हुए उसने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कल की तारीख देने की? तू मुझे सिखाएगा कि मेरा पैसा कब मिलेगा, चाहे कमाया हो या नहीं। पुलिस का हफ्ता तय है, इसे दिमाग में रख। इतना कहते हुए आध्या चौहान ने गुस्से में ध्रुव लहरिया के ठेले को जोर से धक्का मार दिया। ठेले पर रखे गोलगप्पे, मसाले और पानी से भरे मटके सब जमीन पर गिर गए। पानी की धार सड़क पर बहने लगी, जैसे ध्रुव लहरिया की बेबसी और आंसू बनकर फैल गई हो। ध्रुव लहरिया अपनी उजड़ती हुई दुकान को फटी फटी आंखों से देखता रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया एक ही पल में खत्म हो गई हो। प्रिया थोड़ी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसका खून खौल उठा। उसने हाथ में पकड़ा हुआ गोलगप्पे का दोना कसकर भींच लिया। वह देख रही थी कि कैसे वर्दी का घमंड एक गरीब की रोजी रोटी को कुचल रहा था। अब आसमान साफ था और लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। सबकी आंखों में सिर्फ डर ही नजर आ रहा था। प्रिया अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि अगर आज चुप रह गई तो खुद की नजरों में गिर जाएगी। उसी समय उसके कानों में पिता की आवाज गूंज उठी, जब जुल्म करने वाला गुनाह करता है, उससे बड़ा गुनाहगार वही होता है जो चुपचाप सब देखता है। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। कदमों में डर नहीं था, सिर्फ अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। वह सीधे आध्या चौहान के सामने खड़ी हो गई। आध्या चौहान और उसके सिपाही उसे देखकर चौंक गए। एक साधारण सी लड़की की यह हिम्मत कैसे हुई कि वह उनके सामने खड़ी हो जाए? प्रिया ने सख्त लेकिन साफ आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी ऑफिसर। आध्या चौहान ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और कठोर लहजे में पूछा, क्या है? प्रिया ने सड़क पर बिखरे सामान की ओर इशारा किया और शांत लेकिन तीखे स्वर में बोली, आप इनसे किस कानून के तहत पैसे वसूल रही हैं? और आपको किसने हक दिया कि आप इनकी रोजी रोटी को इस तरह बर्बाद करें? प्रिया का सवाल सीधा और निडर था। यह सुनते ही आध्या चौहान का अहंकार फट पड़ा। आज तक किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे सवाल करने की हिम्मत नहीं की थी, और वह भी एक मामूली सी दिखने वाली लड़की ने। आध्या चौहान गुस्से से कांपते हुए गरज उठी, तू कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली? बड़ी आई वकील है क्या? तेरे बाप का ठेला है क्या जो बीच में बोल रही है?
एक सिपाही आगे बढ़ा और प्रिया को डराने की कोशिश की। उसने ऊंची आवाज में कहा, ए लड़की, यहीं से हट जा, वरना थाने ले जाकर तेरी अक्ल ठीक कर देंगे। लेकिन प्रिया अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसकी आंखें सीधे आध्या चौहान की आंखों में थीं। डर की जगह केवल एक गहरी चुनौती नजर आ रही थी। प्रिया ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, मैं इस देश की आम नागरिक हूं और एक नागरिक होने के नाते मुझे यह सवाल पूछने का पूरा हक है। आप वर्दी में हैं, कानून की रक्षक हैं, न कि भक्षक। बताइए, इंडियन पीनल कोड के किस सेक्शन में लिखा है कि पुलिस किसी गरीब से हफ्ता वसूल सकती है? इंडियन पीनल कोड सेक्शन जैसे शब्द सुनते ही आध्या चौहान और भी तिलमिला गई। उसे लगा यह लड़की कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी है और अब उसे कानून सिखा रही है। उसका दिमाग गुस्से से सुन्न हो गया। पूरे बाजार के सामने उसे अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी। हर नजर उस पर टिक गई। एक मामूली सी लड़की ने उसके घमंड की पूरी नींव हिला दी थी। अचानक आध्या चौहान ने गुस्से में कांपते हुए हाथ पूरी ताकत से हवा में घुमाया और झटके से प्रिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे बाजार में गूंज उठी। चारों तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वक्त जैसे थम गया हो। प्रिया का सिर झटके से एक तरफ घूम गया। उसके कान में अजीब सी सनसनाहट होने लगी। गाल पर तेज जलन थी, लेकिन यह थप्पड़ सिर्फ उसके गाल पर नहीं, उसकी वर्दी पर पड़ा था, उसके पद पर पड़ा था और इस देश के कानून पर पड़ा था। आध्या चौहान ने हाथ झटकते हुए तुच्छता से कहा, यह है मेरे कानून का सेक्शन, अब दफा हो जाए यहां से, वरना दूसरा गाल भी लाल कर दूंगी। आध्या चौहान ने झल्ला कर कहा। चारों ओर खड़ी भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोगों को उस लड़की के लिए बुरा लग रहा था, तो कुछ सोच रहे थे कि इसे पुलिस से पंगा लेने की क्या जरूरत थी। ध्रुव लहरिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि उसकी वजह से एक बेकसूर लड़की को मार खानी पड़ी। प्रिया कुछ पल चुप रही। उसने धीरे से अपना चेहरा सीधा किया। उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान छप गए थे, लेकिन उसकी आंखों में न तो गुस्सा था और न ही दर्द, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। वैसी ठंडक जैसी किसी बड़े तूफान से पहले की हवा में होती है। उसने आध्या चौहान की तरफ देखा, जो अब भी जीत के घमंड में खड़ी थी। फिर उसने उन सिपाहियों को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, और फिर उसने उस डरी सहमी भीड़ को देखा जो न्याय की उम्मीद छोड़ चुकी थी। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। अब समय था नाटक खत्म करने का। उसने बहुत ही शांत ढंग से अपना साधारण सा पर्स खोला। आध्या चौहान और उसके साथी सोच रहे थे कि शायद अब यह लड़की पैसे निकालकर ठेले वाले को देने वाली है। क्या है, अब निकालेगी पैसे? चल निकल यहां से, आध्या चौहान ने फिर तीखे लहजे में कहा। लेकिन प्रिया ने पर्स से पैसे नहीं निकाले। उसने पर्स की अंदर वाली खुफिया जेब में हाथ डाला और वहां से एक कार्ड बाहर निकाला। वह कार्ड गहरे नीले रंग का था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में बना हुआ था अशोक स्तंभ। प्रिया ने वह कार्ड धीरे से आगे बढ़ाया, ठीक आध्या चौहान की आंखों के सामने। आध्या चौहान ने झुंझलाकर कार्ड की तरफ देखा। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कार्ड पर लिखे नाम और पद पर पड़ी, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कार्ड पर साफ साफ लिखा था, प्रिया राठौर, IPS, पुलिस अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला बरेली। यह पढ़ते ही आध्या चौहान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस औरत को उसने अभी अभी पूरे बाजार के सामने थप्पड़ मारा था, वह कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसी जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर, नई ASP प्रिया राठौर थी। उसी क्षण आध्या चौहान के हाथ से डंडा छिन्न की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। उसके शरीर की सारी अकड़, सारा गुरूर एक ही पल में भाप बनकर उड़ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। मैम, उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। बाकी तीनों सिपाहियों का भी यही हाल था। वे एक दूसरे का मुंह ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। कुछ सेकंड पहले जो चेहरे हंस रहे थे, अब उन पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था। पूरे बाजार में जो सन्नाटा था, वह और भी गहरा हो गया। सबको समझ आ गया था कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है। आध्या चौहान घबराकर तुरंत घुटनों के बल जमीन पर बैठने की कोशिश करने लगी। वो प्रिया के पैरों में गिरना चाहती थी। मैम, मैम, मुझे माफ कर दीजिए। मैम, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैम, प्लीज माफ कर दीजिए। वो एक ही सांस में सब कुछ बोल गई। उसकी आवाज में अब सिर्फ डर था। प्रिया ने बहुत ही ठंडे चेहरे के साथ अपना कार्ड वापस पर्स में रखा। उसका चेहरा अब भी सपाट था, लेकिन उसकी आवाज लोहे की तरह सख्त और ठंडी हो गई थी। खड़ी हो जाओ। आध्या कांपते हुए खड़ी हुई। सिर नीचे झुका हुआ था। नजरें उठाने की हिम्मत तक नहीं बची थी। प्रिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा,
तुमने मुझे पहचाना नहीं, इसलिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अगर पहचान लेती तो सैल्यूट करती। यही है तुम्हारी दिक्कत। तुम्हारी वफादारी कानून से नहीं, पद से है। तुम वर्दी की इज्जत नहीं करती, तुम सिर्फ रैंक से डरती हो। उसने एक पल के लिए विद्रुव लिया, फिर ठंडे स्वर में कहा, नहीं पता था, इसीलिए ही तो तुम जैसे लोग वर्दी पहनकर वर्दी को गंदा कर रहे हो। आज एक गरीब से वसूली कर रही हो, कल किसी की इज्जत का सौदा भी कर लोगी। तुम जैसी पुलिस वाली इस विभाग पर एक कलंक हो। यह कहते हुए प्रिया ने अपने पर्स से अपना पर्सनल मोबाइल फोन निकाला। उसने एक नंबर डायल किया। कंट्रोल रूम, मैं एसपी प्रिया राठौर बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से जो भी ऑपरेटर था, उसकी आवाज में हड़बड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। किला बाजार में जहां पानी पूरी का कोना है, वहां तुरंत एक पीसीआर वैन और एसएचओ को भेजो, तत्काल। फोन काटकर उसने उन चारों की तरफ देखा। तुम चारों को अभी और इसी वक्त से सस्पेंड किया जाता है। लाइन हाजिर हो जाओ। और तुम सब इंस्पेक्टर आध्या चौहान, तुम्हारे ऊपर विभागीय जांच आज से ही शुरू होगी। एक्सटॉर्शन, अवैध वसूली, पब्लिक सर्वेंट ड्यूटीज का दुरुपयोग और एक नागरिक पर हाथ उठाने के जुर्म में तुम्हारे ऊपर चार्जशीट भी तैयार होगी। अब तुम अपनी सफाई जांच कमेटी को देना। कुछ ही मिनटों में पुलिस की 2 गाड़ियां सायरन बजाती हुई बाजार में आ पहुंची। उनमें से इलाके के एसएचओ उतरे। उन्होंने जब अपनी नई एसपी को साधारण कपड़ों में गाल पर थप्पड़ के निशान के साथ देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने कांपते हुए सैल्यूट किया। प्रिया ने आदेश दिया, एसएचओ साहब, इन चारों को यहां से ले जाइए और जो मैंने कहा है उस पर तुरंत कार्रवाई शुरू कीजिए। एसएचओ ने आध्या चौहान और बाकी सिपाहियों की ओर देखा, जिनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। उन्होंने उन चारों को जीप में बैठने का इशारा किया। कल तक जो पुलिस वाले बाजार में रौब जमाते थे, आज वे मुजरिमों की तरह सिर झुकाए जीप में बैठ रहे थे। जब वे जा रहे थे, तब प्रिया ने आध्या चौहान से आखिरी बार कहा, यह थप्पड़ मुझे नहीं, इस वर्दी को पड़ा है, और इस वर्दी का सम्मान कैसे वापस लाना है, यह मुझे अच्छी तरह पता है। पुलिस की गाड़ियां चली गईं। बाजार में अभी भी खामोशी थी, लेकिन अब यह डर की नहीं, आश्चर्य और सम्मान की खामोशी थी। लोगों ने आज तक ऐसा सीन सिर्फ फिल्मों में देखा था। आज वे अपनी आंखों से हकीकत में देख रहे थे। अब प्रिया उस ठेले वाले ध्रुव लहरिया की तरफ मुड़ी, जो अभी तक सदमे में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब यह बेबसी के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। प्रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज में अब वही पुरानी नरमी लौट आई थी। बाबा, आपका नाम क्या है? उसने कांपती आवाज में कहा। जी, ध्रुव लहरिया। ध्रुव लहरिया जी, जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी, और आज के बाद आपसे कोई भी पुलिस वाला अगर 1 रुपया भी मांगे या आपको डराए धमकाए तो आप डरना मत, सीधा मेरे ऑफिस आना। मेरा दरवाजा आपके जैसे शरीफ लोगों के लिए हमेशा खुला है। उसने अपनी जेब से 500 रुपए का एक नोट निकाला और उसकी हथेली पर रख दिया। यह मेरी तरफ से है, आपके नुकसान के लिए नहीं, आपकी बेटी की दवाई के लिए। जाइए और अपनी दुकान फिर से लगाइए। ध्रुव लहरिया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस हाथ जोड़कर खड़ा रहा। प्रिया ने भीड़ की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, आप सब लोग गवाह हैं कि आज यहाँ क्या हुआ। डरिए मत, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको लूटने के लिए नहीं। अगर कोई भी वर्दी वाला अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, मैं आपके साथ हूँ। यह कहकर प्रिया मुड़ी और धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकल गई, वैसे ही जैसे वह आई थी। लेकिन अब वह सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, वह बरेली के लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण बन गई थी। उस रात जब प्रिया राठौर अपने बंगले पर लौटी तो उसने आईने में अपना चेहरा देखा। गाल पर अभी भी हल्का सा निशान था, लेकिन आज उसे उस निशान में दर्द नहीं, एक सुकून दिख रहा था। उसे लगा कि आज उसने सच में अपनी वर्दी का कर्ज चुकाया है। यह खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। हर पुलिस वाले के दिल में यह बात बैठ गई कि नई एएसपी सिर्फ ऑफिस में बैठने वाली अफसर नहीं है, वह सड़कों पर घूमकर न्याय करने वाली अफसर है। उस एक थप्पड़ की गूंज ने पूरे बरेली जिले के पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया था। एक नई सुबह हो चुकी थी, जहां कानून का रास्ता वर्दी के आतंक का नहीं था। अगली सुबह बरेली पुलिस लाइन में माहौल बिल्कुल अलग था। हवा में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। चाय की दुकानों पर, बैरकों में, ऑफिसों में, हर जगह बस एक ही चर्चा थी, एसपी मैडम का थप्पड़ कांड। जो सिपाही कल तक अपनी मूंछों पर ताव देते घूमते थे, आज उनकी नजरें झुकी हुई थीं। भ्रष्ट और कामचोर पुलिस वालों के दिलों में एक अनजाना खौफ बैठ गया था। उन्हें लग रहा था कि अब तक जो सिस्टम आध्रुव से चल रहा था, उस पर किसी ने हथौड़ा मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पुराने और ईमानदार अफसर, जिन्हें सालों से किनारे लगा दिया गया था,
उनके चेहरों पर एक उम्मीद की चमक थी। उन्हें लग रहा था कि शायद अब कुछ बदलेगा। जब एसपी प्रिया राठौर सुबह ठीक 9 बजे अपनी सरकारी गाड़ी से ऑफिस पहुंची तो नजारा देखने लायक था। गेट पर तैनात सिपाही से लेकर ऑफिस के चपरासी तक हर कोई मूर्ति की तरह सावधान खड़ा था। हर सैल्यूट में कल से ज्यादा वजन और ज्यादा इज्जत थी। प्रिया अपने ऑफिस में आई, मेज पर फाइलें रखीं, लेकिन उसका ध्यान बाहर के माहौल पर था। वह जानती थी कि कल जो हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं थी, वह एक जंग की शुरुआत थी और जंग कभी एक तरफा नहीं होती। अभी वह अपनी कुर्सी पर बैठी ही थी कि उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक भारी और मीठी आवाज आई। हेलो एसपी साहिबा, मैं विधायक ध्रुवनारायण तिवारी बोल रहा हूँ। प्रिया सीधी होकर बैठ गई। ध्रुवनारायण तिवारी सत्ताधारी पार्टी का दबंग विधायक था, जिसका नाम कई विवादों में आता रहता था। जी तिवारी जी, कहिए। प्रिया की आवाज सपाट थी। एसपी साहिबा, आप नई नई आई हैं, जिले में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सुना है कल किला बाजार में आपने बहुत हिम्मत का काम किया। तिवारी की आवाज में शहद जैसी मिठास थी, लेकिन प्रिया को उसमें छिपी चाशनी साफ महसूस हो रही थी। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी विधायक जी। हाँ हाँ बिल्कुल, पर क्या है ना मैडम, हम सब एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। कभी कभी छोटे मोटे लोगों से गलतियां हो जाती हैं। वह जो सब इंस्पेक्टर थी, आध्या चौहान, लड़की है, नादान है, गलती हो गई। अब उसके भविष्य का सवाल है। मैं तो बस यही कहूंगा कि आप बड़ी अफसर हैं, बड़ा दिल रखिए, मामले को थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। यह सीधी सीधी सिफारिश थी, एक धमकी जिसे बड़ी नरमी से पेश किया जा रहा था। प्रिया के चेहरे पर एक सख्त भाव आया। तिवारी जी, गलती और गुनाह में फर्क होता है। एक गरीब को लूटना और वर्दी पहनकर एक नागरिक पर हाथ उठाना, यह नादानी नहीं, गुनाह है। और गुनहगार को सजा मिलना कानून का नियम है, मेरे बड़े या छोटे दिल का नहीं। बाकी जांच चल रही है, जो सच होगा सामने आ जाएगा। इतना कहकर प्रिया ने फोन काट दिया। उसने गहरी सांस ली। खेल शुरू हो चुका था। अगले 2-3 दिन बहुत तनाव में बीते। प्रिया ने विभागीय जांच के लिए एक ईमानदार इंस्पेक्टर को नियुक्त किया, लेकिन उस पर भी दबाव आने लगा। पुलिस एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी प्रिया से मिलने आए। उन्होंने दलील दी, मैडम, आपकी कार्यवाही से पूरी फोर्स का मोरल डाउन हो रहा है। मैडम, अगर एक अफसर को बीच बाजार ऐसे सस्पेंड किया जाएगा तो पुलिस काम कैसे करेगी? एक पदाधिकारी ने कहा। प्रिया ने शांति से जवाब दिया, पुलिस का काम अवैध वसूली करना और लोगों को थप्पड़ मारना नहीं है। जो ईमानदारी से काम करेगा उसका मोरल मैं कभी डाउन नहीं होने दूंगी, लेकिन जो वर्दी को दाग लगाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पदाधिकारी मुंह लटकाकर चले गए, लेकिन असली पलटवार वहां हुआ जहां प्रिया को सबसे ज्यादा डर था। उस दिन शाम को ध्रुव लहरिया अपना ठेला लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में एक सुनसान गली में 2 बाइक सवारों ने उसे रोक लिया। दोनों ने हेलमेट पहन रखे थे। क्यों बे, ध्रुव लहरिया बड़ा हीरो बन रहा है, आजकल एसपी मैडम का खास आदमी हो गया है, एक ने कहा। ध्रुव लहरिया डर गया। नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब करेगा, कल जाकर बयान देगा कि उस दिन तेरी ही गलती थी, तूने ही मैडम से बदतमीजी की थी और ऐसा ही आध्या ने तुझे बचाने की कोशिश की थी, समझ गया? दूसरे ने उसकी कॉलर पकड़कर धमकाया। लेकिन यह तो झूठ है, सच झूठ हम सिखाएंगे तुझे। अगर अपनी और अपने घर में जो बच्ची है उसकी सलामती चाहता है तो वही करना जो कहा गया है, वरना यह ठेला तो क्या तू भी सड़क पर पड़ा मिलेगा। इतना कहकर उन्होंने उसे एक धक्का दिया और बाइक तेजी से भगा ले गए। ध्रुव लहरिया वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। एक तरफ एसपी मैडम का भरोसा था, दूसरी तरफ अपने परिवार की जान का खतरा। एक गरीब आदमी के लिए इंसाफ की लड़ाई कितनी महंगी पड़ सकती है, यह उसे आज समझ आया था। अगली सुबह ध्रुव लहरिया डरा सहमा एसपी ऑफिस पहुंचा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसे लगा कि अगर वह मैडम को नहीं बताएगा तो यह धोखा होगा। प्रिया ने उसकी हालत देखी और सब समझ गई। उसने उसे पानी पिलाया और बिठाया। घबराइए मत ध्रुव लहरिया जी, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, आप मुझे सब सच सच बताइए। ध्रुव लहरिया ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। प्रिया का खून खौल उठा। उसके दुश्मन इतने नीचे गिर जाएंगे उसने सोचा नहीं था। उसे एहसास हुआ कि वह यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकती। उसे अपनी टीम में ऐसे लोग चाहिए जो ईमानदार हों और जिन पर वह भरोसा कर सके। उसने अपने जिले के सभी इंस्पेक्टरों की पर्सनल फाइलें मंगवाईं। वह एक एक फाइल को ध्यान से पढ़ने लगी। ज्यादातर फाइलें चापलूसी और सिफारिशों से भरी थीं, लेकिन एक फाइल पर आकर उसकी नजरें रुक गईं। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह। रिकॉर्ड शानदार था। कई बड़े केस सुलझाए थे, लेकिन पिछले 5 साल से उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। उसे पुलिस लाइन में एक स्टोर का इंचार्ज बनाकर साइडलाइन कर दिया गया था। फाइल में एक पुराने एसपी की नोटिंग थी।
अफसर ईमानदार है पर किसी की सुनता नहीं, सिस्टम के साथ चलना नहीं जानता। प्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे अपना पहला साथी मिल गया था। उसने तुरंत इंस्पेक्टर शमशेर सिंह को अपने ऑफिस में बुलाया। शमशेर सिंह लगभग 50 साल का एक लंबा चौड़ा रबदार चेहरे वाला आदमी था। आंखों में एक अजीब सी उदासी और बेपरवाही का भाव था, जैसे उसने सिस्टम से लड़ना छोड़ दिया हो। बैठिए इंस्पेक्टर। शमशेर सिंह चुपचाप बैठ गया। मैंने आपकी फाइल देखी, प्रिया बोली। शमशेर सिंह, आपका रिकॉर्ड बहुत प्रभावशाली रहा है। फिर आप स्टोर में क्या कर रहे हैं? शमशेर सिंह के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई। मैडम, जब आप सीधे पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं और वह नहीं कटता तो आप उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। मैं वहीं सीधा पेड़ हूँ। प्रिया उसकी ईमानदारी और साफगोई से प्रभावित हुई। इंस्पेक्टर, मैं उस पेड़ को काटना नहीं, उसे पानी देना चाहती हूँ। मैं बरेली में फैले भ्रष्टाचार के जंगल को साफ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं यह अकेले नहीं कर सकती। मुझे आप जैसे अफसरों की जरूरत है। क्या आप मेरा साथ देंगे? शमशेर सिंह ने पहली बार नजर उठाकर प्रिया की आंखों में देखा। उसे उन आंखों में वही आग दिखी जो कभी उसकी आंखों में हुआ करती थी। सालों बाद किसी ने उसकी काबिलियत को पहचाना था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर दृढ़ आवाज में कहा, आप हुक्म कीजिए मैडम। ये वर्दी सालों से जंग खा रही थी, अब इसे साफ करने का वक्त आ गया है। अब प्रिया अकेली नहीं थी। उसके पास शमशेर सिंह का तजुर्बा और हिम्मत थी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। पहला कदम, ध्रुव लहरिया की सुरक्षा। प्रिया ने तुरंत 2 भरोसेमंद सिपाहियों को सादे कपड़े में ध्रुव लहरिया और उसके परिवार की सुरक्षा में लगा दिया। दूसरा कदम, लड़ाई को खुले मैदान में लाना। प्रिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सारे लोकल पत्रकार पहुंचे। प्रिया ने किला बाजार की घटना का जिक्र किया और बताया कि कैसे गवाह ध्रुव लहरिया को डराया धमकाया जा रहा है। उसने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा कर दिया कि इस मामले में कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं जो जांच को प्रभावित करना चाहते हैं। उसने ऐलान किया, बरेली की जनता को मैं यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि पुलिस अब हर नागरिक की सुरक्षा करेगी। हमने एक स्पेशल एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर, भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन जारी किया है। कोई भी पुलिस वाला अगर आपसे रिश्वत मांगता है या परेशान करता है तो आप सीधे इस नंबर पर शिकायत करें। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और 10 मिनट के अंदर एक्शन लिया जाएगा। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। अब यह लड़ाई सिर्फ प्रिया की नहीं, पूरी जनता की बन गई थी। विधायक तिवारी और उसके गुंडे तिलमिलाकर रह गए। तीसरा और सबसे बड़ा कदम, प्रिया और शमशेर सिंह ने मिलकर उन थानों की लिस्ट बनाई जो वसूली के लिए सबसे ज्यादा बदनाम थे। एक रात प्रिया सादे कपड़े में शमशेर सिंह और एक छोटी सी टीम के साथ निकली। उन्होंने हाईवे पर ट्रकों से वसूली के लिए बदनाम एक पुलिस चौकी पर छापा मारा। वहां 2 हवलदार ड्राइवरों से खुलेआम पैसे ले रहे थे। उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया। यह खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस वालों में हड़कंप मच गया। उन्हें समझ आ गया कि एसपी मैडम किसी को भी कहीं भी कभी भी पकड़ सकती हैं। अब दबाव दूसरी तरफ था। विधायक तिवारी समझ गया कि प्रिया राठौर से टकराना आसान नहीं है। जनता और मीडिया उसके साथ थी। अगर उसका नाम इस मामले में उछला तो उसकी कुर्सी भी जा सकती है। उसने धीरे धीरे आध्या चौहान के मामले से अपने हाथ खींच लिए। विभागीय जांच पूरी हुई। ध्रुव लहरिया ने बिना डरे सच्चाई बयान की। बाजार के कुछ और दुकानदारों ने भी हिम्मत करके गवाही दी। रिपोर्ट में आध्या चौहान और उसके साथी सिपाहियों को दोषी पाया गया। प्रिया ने रिपोर्ट पर साइन किए और आध्या चौहान को सर्विस से बर्खास्त करने की सिफारिश के साथ फाइल ऊपर भेज दी। यह किसी सब इंस्पेक्टर के लिए सबसे बड़ी सजा थी। एक शाम प्रिया अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर की बत्तियां जल रही थीं। अब शहर की हवा में वह बेचैनी नहीं थी, एक सुकून था, एक भरोसा था। तभी उसका फोन बजा। उसके पिता का फोन था। हाँ पापा, प्रिया ने कहा, मैंने आज टीवी पर तेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बहुत अच्छा बोली तू। थैंक यू पापा। एक बात याद रखना बेटी, उसके पिता ने कहा, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सिस्टम में गंदगी बहुत गहरी है, इसे साफ करने में वक्त लगेगा। थकना मत, हारना मत। मैं नहीं हारूंगी पापा, प्रिया ने मुस्कुराकर कहा। मैंने वर्दी पहनी ही इसीलिए है। फोन रखकर उसने खिड़की से बाहर देखा। ध्रुव लहरिया का ठेला अब भी उसी कोने में लगा था। आज उसके आसपास पहले से ज्यादा भीड़ थी। लोग अब उससे सिर्फ पानी पूरी नहीं खा रहे थे, वे एक ऐसे आदमी के पास खड़े थे जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की थी। प्रिया को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक भ्रष्ट अफसर को सजा नहीं दी थी, उसने हजारों ध्रुव लहरिया जैसे लोगों के दिल में उम्मीद और हिम्मत का एक छोटा सा दिया जलाया था। और जब तक यह दिया जलता रहेगा, वर्दी का असली रंग कभी फीका नहीं पड़ेगा।
अगली सुबह जब सूरज निकला, शहर की गलियों में फिर से वही चहल पहल लौट आई थी। ध्रुव लहरिया का ठेला उसी कोने पर लगा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा सुकून था। पुलिस स्टेशन के बाहर बच्चे बेफिक्र खेल रहे थे। लोग बिना झिझक अपनी शिकायतें दर्ज करवाने आने लगे थे। प्रिया अपनी मेज पर बैठी अगली फाइल पलट रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ सख्ती नहीं, भरोसे की चमक भी थी। वो जानती थी एक सही कदम हजारों कदमों की दिशा बदल सकता है। सुबह की हवा में कुछ बदला बदला सा था। प्रिया ने खिड़की से बाहर झांका और खुद से कहा, शायद बदलाव धीरे आता है, पर जब आता है तो फिर कभी पीछे नहीं जाता। वो जानती थी कि एक ईमानदार फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। शहर अब भी वही था, मगर उसकी धड़कनों में एक नई रफ्तार थी। हर गली में एक नई कहानी जन्म ले रही थी, हिम्मत की, उम्मीद की। और प्रिया अब सिर्फ एक अफसर नहीं थी, वो बन चुकी थी एक मिसाल। क्योंकि सच्चाई की लौ जब जलती है तो अंधेरा खुद ब खुद पीछे हट जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सकें कि असलियत में कितनी हिम्मत और न्याय की ताकत होती है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए और भी सच्चाई और दमदार कहानियां लेकर आते रहते हैं। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले